होता है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जीरो इज कि उसको कैसे हम कम करेंगे और इवेंचुअली हम उसको खत्म कर देंगे ताकि उसका कोई भी इफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर ना हो। डिफेक्ट इज रिलेटेड टू क्वालिटी, क्योंकि मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं कि जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम इंडिया में ही बनाएं, ना कि इंपोर्ट करें, बल्कि हम एक्सपोर्ट करना शुरू करें, बाहर के जो कंट्रीज हैं उनको हम क्वालिटी प्रोडक्ट बना के इंडिया में प्रोड्यूस करके दें। तो ये स्कीम जो है एमएसएमई डिपार्टमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है। 2016 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, बट उस टाइम पे इतनी ये प्रमोट नहीं हुई, देन इसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। अब ये स्कीम जो है वो पूरी नई स्कीम है, अप्रैल 2023 के अंदर ये लॉन्च हुई थी, और इस स्कीम के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनको भी अब काफी कम कर दिया गया। पहले 50 पैरामीटर्स होते थे, अब 20 पैरामीटर्स हैं। तो इस स्कीम के बारे में हम बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं एमएसएमई को इस स्कीम के साथ। फर्स्ट बेनिफिट वो है कि जो भी इसमें रजिस्टर्ड होंगे एमएसएमई, उनकी लिस्टिंग हो जाएगी z.msme.gov.in पे। इस पोर्टल के ऊपर चाहे वो कोई भी सर्टिफिकेशन ली हो, आफ्टर सर्टिफिकेशन वो लिस्ट हो जाएंगे। तो कोई भी वेंडर उनके पास आता है इंडिया से, ओवरसीज से, कि आपकी क्या ऑथेंटिसिटी है, आप पे क्यों ट्रस्ट किया जाए, या आप एक वेरीफाइड वेंडर हो के नहीं हो, तो वो बता सकते हैं कि हम गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है, हमें पहले वेरीफाई किया गया था, उसके बाद आफ्टर वेरिफिकेशन हमें लिस्ट किया गया है। तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कस्टमर्स के बीच में। कोई भी कस्टमर उनके पास आता है, उनको कोई ऑर्डर देता है, तो वो बता सकते हैं कि हम गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड वेंडर हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करता है। सेकंड जो बेनिफिट है वो है कि उनको लोन के लिए बैंक लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर सब्सिडी मिलेगी। इसमें सारे मेजर बैंक है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं स्कीम को, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसमें दो बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट है प्रोसेसिंग फीस के ऊपर। तो प्रोसेसिंग फीस में जो रिबेट मिल रही है वो 5% से लेके 100% तक वेवर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में अप टू 2.25% तक बैंक्स जो है वो सब्सिडी दे रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। तो ये एक बेनिफिट है। नेक्स्ट बेनिफिट वो है कि उनको रिफंड मिलेगा अप टू 50,000। कोई भी अगर उनके पास सर्टिफिकेशन है जिसमें कि बीआईएस की सर्टिफिकेशन है, आपने आईएसआई मार्क देखा होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे ज्यादातर देखा होगा, बट और भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे आईएसआई मार्क होता है, जैसे कि टाइल्स होती हैं, पाइप्स होते हैं, काफी प्रोडक्ट्स हैं जो बीआईएस से सर्टिफाइड होके मार्केट के अंदर जाते हैं। बीआईएस इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो इनकी तरफ से सर्टिफिकेशन आईएसआई मार्क की जाती है। सेकंड इसमें सर्टिफिकेशन है आईएसओ सर्टिफिकेशन। आईएसओ में आपने देखा होगा बहुत सारी सर्टिफिकेशंस होती हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट की 9001 है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की 45001 है, देन एनवायरमेंट मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, देयर आर नंबर ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेशन। बट इसमें जो रिफंड दिया जाएगा वो उसी सर्टिफिकेशन पे दिया जाएगा जिसपे ये एनएबीसीबी का मार्क होगा। ये आप आईएसआई के साथ देखेंगे, ये एक मार्क नजर आ रहा होगा, क्यू के साथ। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एक बॉडी है जिसको बोला जाता है एनएबीसीबी, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज। तो इनकी तरफ से जो आईएसओ दिया जाएगा जिसपे ये एनएबीसीबी का लोगो होगा, उसी पे ये रिफंड एप्लीकेबल है। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जो सर्टिफिकेट देती हैं, सेम सर्टिफिकेट 70,000 या 1.5 लाख में भी दिया जाता है, वही सर्टिफिकेट 5,000 में भी दिया जाता है, तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। इसके लिए ये सर्टिफिकेशन जो है वही रिइंबर्समेंट मिलेगी, उसके ऊपर ही मिलेगी जो एनएबीसीबी की तरफ से सर्टिफाइड होगा। देन एनएबीएल लेबोरेटरीज होती है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज, जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड लैब्स होती है। उसके अंदर किसी ने अगर कोई टेस्टिंग करवाई हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि पहले उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए लैब के अंदर। मेजरली ये फूड प्रोडक्ट्स के अंदर आप बात करें या फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करें, तो वहां पे उनको ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी होता है टेस्टिंग करवानी। तो उनको टेस्टिंग के ऊपर अगर उन्होंने कुछ पैसा खर्चा हुआ है तो उसके ऊपर भी उनको 50,000 का रिफंड मिलेगा। ये रिफंड पुरानी कोई सर्टिफिकेशन है जो कि वैलिड होनी चाहिए, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, नई के ऊपर भी एप्लीकेबल है। यानी जेड होने के बाद अगर वो कोई सर्टिफिकेशन देते हैं उसके ऊपर भी वो 50,000 का रिफंड ले सकते हैं, पुरानी सर्टिफिकेशन के ऊपर भी ले सकते हैं। इसमें मैक्सिमम कैप है 50,000 का। जितना उन्होंने इस सर्टिफिकेशन के ऊपर एक्सपेंस किया है उसका 75% मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख की उन्होंने सर्टिफिकेशन की कॉस्ट थी तो 75% 75,000 बनता है, बट उनको मैक्सिमम कैप है 50,000, तो 50,000 ही मिलेगा। बट अगर उन्होंने 50,000 का एक्सपेंस किया है सर्टिफिकेशन के ऊपर तो उनका 50,000 का 75% मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो मिल रहा है वो है कि उनको 3 लाख की सब्सिडी मिल रही है, रीइंबर्समेंट मिल रही है। पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस कोई अगर वो लगाते हैं, पोल्यूशन कम करने के लिए कोई चीज लगाते हैं, कोई इक्विपमेंट लगाते हैं, सीलिंग के लिए कुछ लगाते हैं, जैसे कि सोलर पैनल की आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर वो कोई सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो इसके ऊपर गवर्नमेंट 3 लाख तक की सब्सिडी दे रही है। तो इसमें होता है कि उनका कितनी कैपेसिटी है उसको देख के वो दिया जाएगा। इसमें एक क्लॉज है जो आगे जाके मैं क्लियर करूंगा आपको। इसमें अगर वो 5 या 10 लाख का सोलर पैनल लगाते हैं तो उनको मैक्सिमम 3 लाख ही मिलेगा। 3 लाख का लगाते हैं तो 3 लाख ही मिलेगा, बट अगर वो 2 लाख का लगाते हैं या 1 लाख का लगाएंगे तो उतना ही मिलेगा। यानी मैक्सिमम लिमिट उन्होंने 3 लाख दी है। इसमें कोई परसेंटेज वाइज नहीं है कि कितने परसेंट उनको रिइंबर्स होगा, बट मैक्सिमम 3 लाख होगा। नेक्स्ट बेनिफिट है कि बहुत सारे एग्जीबिशंस लगते हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस लगते हैं यूएसए, यूके, यूरोप, गल्फ कंट्रीज में। वहां पे सरकार उनको पार्टिसिपेशन के लिए स्टॉल चार्जेस और एयर फेयर इसके अंदर बेनिफिट देती है। इसमें स्टॉल चार्जेस में 3 लाख रुपया दिया जाता है,
एयरफेयर में 1.5 लाख रुपया लिया जाता है। अगर वो यूनिट जेड सर्टिफाइड होगा उसको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। सिल्वर में अगर देखें तो 1 लाख मिल रहा है, ब्रॉन्ज में 50,000 मिल रहा है और गोल्ड में 1.5 लाख रुपया मिलता है। तो ये एडिशनल बेनिफिट उनको मिल रहा है अगर वो जेड सर्टिफाइड होंगे। टिकट के अंदर 25,000 से लेके 75,000 तक उनको मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सी कैटेगरी के अंदर सर्टिफाइड है। देन बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट देती है। महाराष्ट्र से कोई है यहाँ पे? यस सर, यस। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है। अभी तक जो मैंने आपको इंसेंटिव्स बताए थे वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं, जो कि उनकी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही उनको मिल जाएंगे। जहाँ पे उनका जेड आईडी बनेगा वहीं से वो सारे ये बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जो बेनिफिट होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको 25 लाख रुपया दे रही है अगर वो जेड सर्टिफाइड है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के ऊपर। 1 लाख दे रही है क्वालिटी सर्टिफिकेशन के ऊपर। 5 लाख देती है क्लीनर प्रोडक्शन मेजर्स। कोई भी वो ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं जिनसे जो प्रोडक्शन है वो उसमें कोई पोल्यूशन ना हो, कोई वेस्ट ज्यादा नहीं हो, तो ऐसी प्रोडक्शन मेजर्स के ऊपर उनको 5 लाख दिया जा रहा है। 10 से 20 लाख रुपया दिया जा रहा है अगर वो कोई पेटेंट कराते हैं कोई प्रोडक्ट। डोमेस्टिक पेटेंट पे 10 लाख है, इंटरनेशनल पेटेंट पे 20 लाख है। 1-1 लाख रुपया दिया जा रहा है वाटर ऑडिट पे और एनर्जी ऑडिट पे। 5 लाख वो दे रहे हैं अगर कोई वाटर को रिसाइकल करता है या कंजर्व करता है, उसके ऊपर 5 लाख की सब्सिडी है। देन 5 लाख दे रहे हैं एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स जेड के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रही है। हरियाणा गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर दे रही है जेड सर्टिफिकेशन या और किसी भी सर्टिफिकेशन को ऑब्टेन करने के लिए। जो भी कॉस्ट आएगी उसका 75%, मैक्सिमम 5 लाख रुपए। देन एक्सपोर्ट यूनिट्स को हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है कि जो भी उनका एक्सपोर्ट यूनिट है वहां से लेके सी पोर्ट या एयरपोर्ट तक जो भी उनका बाय रोड खर्चा आएगा, चाहे वो रेलवे से हो या बाय ट्रांसपोर्टेशन हो, तो ये 5 से लेके 10 लाख तक की अमाउंट वो उनको दे रही है जिनकी जेड सर्टिफिकेशन है। जो यूनिट एक्सपोर्ट करते हैं उनको एक इंश्योरेंस भी कराना जरूरी होता है, क्योंकि वो सामान बाहर बेच रहे हैं, रास्ते में सामान डैमेज हो जाए या वहां जाके उनको वेंडर जो है वो पेमेंट ना दे, उस केस में एक एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की तरफ से स्कीम होती है। उसके प्रीमियम होता है, क्योंकि ये इंश्योरेंस है तो इसका प्रीमियम होता है 1.5 लाख पर एनम के जो टोटल प्रीमियम है उसमें 50% वो उनको रीइंबर्समेंट देगी और 5 सालों के लिए रीइंबर्समेंट उनके लिए एप्लीकेबल है। ये हरियाणा गवर्नमेंट ये बेनिफिट दे रही है जेड के लिए, इन एडिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट। प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर होगा, ये स्कीम जो है ये 2 फेजेस में लॉन्च हो रही है। पहली फेज ऑलरेडी अप्रैल के अंदर लॉन्च हो चुका है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए है, जो कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं। फेज 2 होपफुली 1 या 2 महीने के अंदर आने वाला है, अक्टूबर या नवंबर में ये शायद लॉन्च हो जाएगा, जिसमें सर्विस सेक्टर और ट्रेडिंग सेक्टर भी इंक्लूड हो जाएंगे। जेड के लिए उद्यम का होना जरूरी है। जो भी एमएसएमई होते हैं उनको पहले अपने आप को उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा। आपने देखा होगा पहले उद्योगदार होता था, बहुत सारे एमएसएमई के पास अभी भी उद्योगदार ही होगा। उद्योगदार को उद्यम के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, ऑनलाइन प्रोसीजर है, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उद्योगदार को उद्यम में कन्वर्ट हो जाएगा। देन जो उद्यम है अगर तो उसके पास है ऑलरेडी तो उसी को यूज कर सकते हैं, अगर उसके पास नहीं है तो उसमें भी 5 से 10 मिनट लगते हैं नया उद्यम बनाने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी पेमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। उद्यम के अंदर एक एनआईसी कोड सेलेक्ट करना होता है कि वो किस कैटेगरी के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो जेड स्कीम के अंदर करंटली अभी हम जो स्कोप सेक्टर ले सकते हैं वो एनआईसी 10 से लेके एनआईसी 33 तक ले सकते हैं। 10 इज फूड प्रोडक्ट्स, जितने भी खाने पीने के आइटम्स हैं, कोई नमकीन बना रहा है, कोई और कोई प्रोडक्ट फूड का बना रहा है, बेकरी वाले हैं उनको भी ले सकते हैं आप। कोई भी फूड प्रोडक्ट जो बना रहा है उसके पास मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट्स है, वो आप ले सकते हो इसके अंदर। देन बेवरेजेस बनाने वाले, जूस की पैकेजिंग करने वाले, पानी की बोतल की पैकेजिंग करने वाले, ये सारे आप ले सकते हो। कोल्ड ड्रिंक्स वाले ले सकते हो, तंबाकू प्रोडक्ट्स बनाने वाले, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी इसमें आ जाएगी। कपड़े जो पहनने वाले हैं, कोई टी शर्ट बनाता है, कोई साड़ियाँ बनाता है, कोई कंबल बनाता है, कोई भी पहनने का जो क्लोथ होता है या वैसे जो हाउस होल्ड में क्लोथ यूज होते हैं, वो कोई भी क्लोथ अगर वो बनाता है तो वो आप ले सकते हो। लेदर के प्रोडक्ट्स ले सकते हो बनाने वाले, शूज बनाने वाले, चप्पल बनाने वाले, ये सारे आप ले सकते हैं। उसके बाद वुड से जो भी चीजें बनती हैं, लकड़ी से जितनी चीजें बनती हैं, फर्नीचर, अलमीरा, स्टील से बनने वाली चीजें, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। पेपर एंड पेपर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कोई पेपर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, किताबें बना रहा है, कॉपियां बना रहा है, प्रिंटिंग कर रहा है, स्टेशनरी की प्रिंटिंग कर रहा है, फ्लेक्स की प्रिंटिंग कर रहा है, ब्रोशर प्रिंटिंग करता है, उसको आप ले सकते हैं। केमिकल और केमिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उनको ले सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सारी कंपनीज आप इसमें ले सकते हैं। प्लास्टिक के सारे प्रोडक्ट्स, रबर से बनने वाले प्रोडक्ट्स, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये सारी कंपनीज इसके अंदर आप ले सकते हो। देन इसमें बेसिक मेटल से कोई चीजें जो बनती हैं वो ले सकते हो। फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, मशीनरी ले सकते हैं, ऑटोमोटिव सारी इंडस्ट्री, कोई नट बोल्ट बनाता है, कोई मशीनरी का कोई पार्ट बनाता है, आयरन के फैब्रिकेटर है, स्क्रैप से वो आयरन बनाते हैं, वो ले सकते हैं आप। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ट्रेलर, सेमी ट्रेलर्स बनाता है, कोई ट्रक जो होते हैं उसकी चेसिस को बिल्ड करता है, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट जो है वो बनाता है, और रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट भी आप इसके अंदर ले सकते हो, जिनके पास वर्किंग एरिया होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, वो सारे यूनिट्स आप ले सकते हो। देन 32 के अंदर इसके अलावा जितने और सेक्टर हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो आप सब इनके अंदर कवर होते हैं।
तीन लेवल है जेड सर्टिफिकेशन के। फर्स्ट लेवल है ब्रॉन्ज, सेकंड लेवल है सिल्वर, थर्ड लेवल है गोल्ड। तीनों सर्टिफिकेशंस की वैलिडिटी 3 इयर्स की है, 3 साल के लिए सर्टिफिकेट वैलिड होंगे। जो ब्रॉन्ज की सर्टिफिकेशन है वो रिन्यू नहीं हो सकती, 3 साल के बाद उसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा सिल्वर के ऊपर। बट बाकी की जो सर्टिफिकेशन है, सिल्वर लेने के बाद वो यूनिट सिल्वर को दोबारा रिन्यू करवा सकता है, अगेन 3 साल की वैलिडिटी है। गोल्ड को लेने वाला अगेन गोल्ड को रिन्यू करवा सकता है। कोर्स की अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन की कॉस्ट है 10,000, सिल्वर की फीस है 40,000, गोल्ड की फीस है 90,000। इसमें फर्दर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 10%। पहले मेजर सब्सिडी की बात करते हैं। 80 to 50% सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। माइक्रो यूनिट्स को 80% सब्सिडी मिलेगी, स्मॉल को 60% मिलेगी और मीडियम अगर यूनिट है तो उसको 50% मिलेगी। ये उनकी कैटेगराइजेशन जो होती है उनकी टर्नओवर के थ्रू मेजर की जाती है। 250 करोड़ से नीचे के जितने यूनिट्स होते हैं ये सारे यूनिट एमएसएमई के अंदर होते हैं। अगर किसी यूनिट की टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर चली जाएगी तो वो लार्ज यूनिट बन जाएगा, उससे नीचे ये सारे एमएसएमई के अंदर आएंगे। जैसे ही वो ज्वाइन करेगा उसको एक 10,000 का कूपन मिल जाएगा। उद्यम के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उद्यम के साथ रजिस्ट्रेशन के बाद एमएसएमई को एक ऑप्शन मिल जाती है कूपन अप्लाई करने की, जो कि 10,000 का है। 10,000 का कूपन लगाने के बाद ब्रॉन्ज की फीस 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज के लिए एमएसएमई को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट आप उसको बता सकते हो कि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आधार कार्ड शुरू हुआ था, वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी, तब गवर्नमेंट डोर स्टेप पे कैंप्स लगा रही थी, घर घर जाके आधार कार्ड बन रहे थे, वैक्सीनेशन की जा रही थी। बट आज की डेट में आप देखोगे दोनों चीजें पेड है। आधार बनाना हो आपको तो फीस देनी पड़ेगी, वैक्सीनेशन लगवानी है तो फीस देनी पड़ेगी। तो सेम जेड स्कीम भी जो है इसके अंदर आज की डेट में गवर्नमेंट ये रिवॉर्ड कूपन दे रही है। बट ये कब बंद हो जाएगा पता नहीं है हमें, तो आप उनको बता सकते हो कि आप जल्द से जल्द इस सर्टिफिकेशन का बेनिफिट लीजिए, क्योंकि अभी ये ब्रॉन्ज की सर्टिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। सेकंड लेवल पे आते हैं तो सिल्वर की फीस है 40,000। कोई भी यूनिट किसी भी सर्टिफिकेशन को डायरेक्टली ले सकता है, ऐसा नहीं है पहले ब्रॉन्ज करें फिर सिल्वर करें फिर गोल्ड करें। डायरेक्टली सिल्वर पे भी जाया जा सकता है, डायरेक्टली गोल्ड पे भी जाया जा सकता है। बट हम उनको रेकमेंड करेंगे पहले ब्रॉन्ज के ऊपर जाने के लिए। सबसे पहले ब्रॉन्ज की सर्टिफिकेशन लें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के लिए बात करेंगे उनसे। सिल्वर की फीस है 40,000, 40,000 में से फर्दर 80% सब्सिडी मिल जाती है माइक्रो को, तो ये फीस रह जाएगी 8,000, 8,000 फीस रह जाएगी सिल्वर की। 10% एडिशनल इंसेंटिव है अगर उस एमएसएमई में कोई एक वुमेन है या कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में बिलोंग करता है या नॉर्थन ईस्टर्न एरिया है, हिमालयन रीजन है, ये सारे आइलैंड्स हैं, तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर कोई एमएसएमई है तो उसको 10% एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 90% डिस्काउंट मिल जाएगा, 90% डिस्काउंट। तो यहाँ पे ये फीस 4,000 रह जाएगी। सेम गोल्ड के अंदर भी सेम कैलकुलेशन है। अगर कोई यूनिट 80% कैटेगरी के अंदर आता है, माइक्रो यूनिट है, तो 90,000 की जगह पे सिर्फ 16,000 देना है। जेड पैरामीटर्स की बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसमें टोटल 20 पैरामीटर्स हैं। ब्रॉन्ज के अंदर सिर्फ 5 पैरामीटर्स हैं। ब्रॉन्ज की जो सर्टिफिकेशन है उसमें कुछ फोटोग्राफ्स होगी इन पैरामीटर्स को दिखाने के लिए कि वहां पे सेफ्टी के सारे मेजर्स हैं, सफाई है, डिलीवरी को हम मेजर करते हैं, क्वालिटी के ऊपर हम काम करते हैं। इन चीजों को दिखाने के बाद जेड की ब्रॉन्ज की सर्टिफिकेशन 24 से 48 घंटे में मिल जाती है डेस्कटॉप असेसमेंट के थ्रू। यानी आप जो रजिस्ट्रेशन करोगे उसको बैकएंड पे कंप्यूटर के ऊपर असेसर चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर उनको सारी चीजें ओके लगी तो वो सर्टिफिकेशन इशू कर दी जाएगी। सिल्वर के लिए 14 पैरामीटर्स है। इसमें है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि बहुत सारे यूनिट आपको बताएंगे कि एचआर तो है हमारे पास, स्टाफ काम करता है यहाँ पे, बट वो सफिशिएंट नहीं होता। वहां पे उनके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए इसकी। ह्यूमन रिसोर्स में अगर बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, एचआर पॉलिसी क्या है उनकी, जब नया स्टाफ ज्वाइन करता है तो उसको कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे उसको रिक्रूट करते हैं, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन और उनकी इंप्लीमेंटेशन। सेम वर्क्स मैनेजमेंट, कैसे वो काम को मैनेज करते हैं। मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन में आ जाता है कि कैसे वो मशीनों की मेंटेनेंस का कोई शेड्यूल बनाया हुआ है, या जैसे कोई मशीन खराब होती है उसके बाद वो सर्विस कराने के लिए जाते हैं। प्रोसेस कंट्रोल क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई टेस्टिंग या सर्टिफिकेशन है कि नहीं उनके पास। मटेरियल को, इन्वेंटरी को कैसे मैनेज करते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्टाफ को कोई एनर्जी सेविंग के लिए कोई ट्रेनिंग करवाते हैं कि नहीं कराते, कोई ऑडिट होता है कि नहीं होता है। एनवायरमेंट मैनेजमेंट में आ जाता है कि वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं। एंड मेजरमेंट एंड एनालिसिस में आ जाता है कि इन चीजों को, जितने ये पैरामीटर्स लिखे हैं उनको कैसे वो मेजर करते हैं, कैसे उनकी रिपोर्टिंग लिखते हैं कि ये चीजें काम कर रही है या नहीं कर रही, कैसे उनको इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये सारे पैरामीटर चेक करने के लिए एक दिन की असेसमेंट होती है। वो असेसमेंट करने के लिए असेसर आएगा, वो इनके ये सारे पैरामीटर्स चेक करेगा। सो जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है, आप जो अप्लाई करोगे उसके लिए आप सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करोगे। आपने कुछ बेसिक फोटोग्राफ लेनी है, जो फोटोग्राफ ब्रॉन्ज के केस में भी सेम होगी, सिल्वर के केस में भी सेम होगी, गोल्ड के केस में भी सेम होगी। उन फोटोग्राफ को क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो या गोल्ड हो। बट इसकी सर्टिफिकेशन करने का मेथड अलग अलग है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ब्रॉन्ज में डेस्कटॉप असेसमेंट, कोई विजिट नहीं है, फिजिकल विजिट नहीं है। सिल्वर के केस में एक दिन की विजिट है और उसमें ये सारे 14 पैरामीटर्स की चेकिंग है। गोल्ड के केस में कुछ और नए पैरामीटर्स बढ़ जाएंगे और यहाँ पे 3 दिन की चेकिंग होगी। 3 डेज के लिए असेसर आएगा और ये सारे 20 के 20 पैरामीटर्स की चेकिंग करेगा।
इसमें एडिशनल क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, वो वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं, टेक्नोलॉजी की सिलेक्शन और अपग्रेडेशन करते हैं कि नहीं करते, कि पुरानी टेक्नोलॉजी लगी हुई है जिसको सालों से उन्होंने अपग्रेड नहीं किया। देन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे वो कम से कम यूज करते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में आ जाता है कि सोसाइटी के लिए या वर्कर्स की वेलफेयर के लिए वो क्या क्या काम करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होंगे जिनके पास पहले से कुछ आईएसओ सर्टिफिकेशंस होंगी, जैसे आईएसओ 9001 है क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है 45001, एनर्जी मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी सर्टिफिकेशंस अगर किसी के पास है तो जब असेसर आएगा, जैसे इसमें पॉइंट है एनर्जी मैनेजमेंट का, तो वो इस पैरामीटर की चेकिंग नहीं करेगा, वो सर्टिफिकेट के बेस पे ही मान लेगा कि वो सारी इंप्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन उस यूनिट के पास है। तो अगर ऑलरेडी किसी के पास ये सर्टिफिकेशन है तो उनको एग्जम्पशन मिल जाती है उनकी चेकिंग के लिए। इसमें एक वैलिडिटी है कि ये सर्टिफिकेट जो होना चाहिए उसके ऊपर आईएएफ का लोगो होना चाहिए। आईएएफ इज इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फॉरम। जितने भी वर्ल्ड में आईएसओ चलते हैं, जितने भी आईएसओ यहाँ पे लिस्टेड है या और भी है, वो सारे बनाए जाते हैं आईएएफ की तरफ से। तभी ये स्टैंडर्ड अक्रॉस द ग्लोब जितनी भी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें इनके डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स वो सारे क्वालिटी सेम रहती है। बहुत सारे ऐसे एमएसएमई होंगे जिनके पास ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, बट वो चाहते हैं, देखिए इनिशियली छोटे यूनिट्स को तो आप ब्राउज दीजिए, उनके साथ आप सिल्वर और गोल्ड की बात मत कीजिए, बट जहां पे आपको लगता है कोई एक अच्छा यूनिट है और वो इंटरेस्टेड है, मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है क्वालिटी के ऊपर, वो चाहती है कि हमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसके बेनिफिट्स नहीं चाहिए, हमें अपनी ओवरऑल क्वालिटी को इंप्रूव करना है, हमें अपनी वेस्ट को रिड्यूस करना है, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, हमने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, हमने अपने वर्कर्स की वेलफेयर के लिए कोई काम करना है, हमने एनवायरनमेंट को सेव करना है। वो चाहते हैं कि कुछ इंप्रूव करना, सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनको इंप्रूवमेंट चाहिए। उनके लिए सिल्वर और गोल्ड है। सिल्वर और गोल्ड को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दी जा रही है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट बोलते हैं उसको। हैंड होल्डिंग की फीस है 2 लाख, बट इसमें भी फर्दर सब्सिडी है, 50 से लेके 80% तक जो सब्सिडी रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर है, सेम सब्सिडी हैंड होल्डिंग फीस के ऊपर भी है। तो 80% सब्सिडी के बाद माइक्रो यूनिट के लिए ये हैंड होल्डिंग 40,000 की रह जाएगी। तो 40,000 जो है वो भी उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में देना है। फर्स्ट वो 40% देगा, फिर 30% देगा, फिर 30% देगा, यानी 40,000 जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा, 16,000, 12,000 और 12,000। इसमें जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से अप्रूव्ड असेसर, ट्रेन्ड असेसर, कंसल्टेंट है, सॉरी, यहाँ पे कंसल्टेंट्स होंगे जो उसकी हैंड होल्डिंग करेंगे 14 मैंडेज के लिए। 14 मैंडेज में से कुछ दिन वो विजिट करेंगे वहाँ पे इंडस्ट्री में, कुछ रिमोटली काम करेंगे। वो इन पैरामीटर्स की सारी ट्रेनिंग देंगे कि कैसे वो यूनिट इनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन और इंप्लीमेंटेशन कर सकता है। ये फीस सिल्वर के लिए भी सेम है, गोल्ड के लिए भी सेम है। अगर वो सिल्वर के लिए अप्लाई करेगा तो ये सारे 14 पैरामीटर्स की वो सारी इंप्लीमेंटेशन करवाएगा। अगर गोल्ड के लिए अप्लाई करेगा तो टोटल 20 पैरामीटर्स की प्रिपरेशन वो कंसल्टेंट उनको देगा कि कैसे वो ये इसको कंप्लीट कर पाएंगे। कमिंग बैक टू ब्राउन सर्टिफिकेशन, जब भी कोई सर्टिफिकेशन अप्लाई करनी है उसके लिए जो प्रोसीजर होता है, उद्यम, जैसे मैंने आपको बताया उद्यम होना जरूरी है। देन फोटो खींचनी है एमएसएमई के रिप्रेजेंटेटिव की। वो रिप्रेजेंटेटिव कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, वर्कर हो सकता है या ओनर भी हो सकता है। किसी भी एक पर्सन की फोटो यहाँ पे सबसे पहले क्लिक होगी। देन बिल्डिंग के बाहर की फोटो, वर्किंग एरिया, प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड, स्टोरेज एरिया। देन टॉयलेट होना जरूरी है, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है, आग बुझाने के लिए जो इस्तेमाल होता है इक्विपमेंट। देन एम्प्लॉइज जो है वो कोई ना कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे जैकेट, हेलमेट, ग्लव्स, शूज या मास्क, कोई भी इनमें से एक या 2 चीजें पहने हो। अगर वो वहाँ पे ये चीजें नहीं पहने होंगे, आप अपने साथ मास्क और ग्लव्स होते हैं, इंडस्ट्री ग्लव्स, वो साथ कैरी करके लेके जाइए, वो आप उनको पहना के फोटो खिंचा सकते हैं। देन पोस्टर्स वहाँ पे होने चाहिए सेफ्टी के रिलेटेड। अगर पोस्टर्स नहीं है तो आपको फॉर्मेट दे दिया जाएगा, वो फॉर्मेट को प्रिंट करके आप वहाँ पे पेस्ट करके उसकी दूर से फोटो ले सकते हो कि वो वहाँ पे प्लेस है। देन कुछ रिकॉर्ड चाहिए होते हैं, वन इज प्रोडक्ट डिलीवरी का रिकॉर्ड, दूसरा ट्रेनिंग, 2 ट्रेनिंग के रिकॉर्ड चाहिए होते हैं। पहली ट्रेनिंग सेफ्टी के ऊपर, सेकंड ट्रेनिंग क्वालिटी के ऊपर। आगे मैं आपको फॉर्मेट इसके दिखाऊंगा कैसे फॉर्मेट्स होते हैं वो। तो ये स्क्रीनशॉट है मोबाइल ऐप के, कैसे कैसे ये आपकी स्क्रीन पे आएगा। जब आप वहां पे जाएंगे तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए उद्यम चाहिए होता है। उद्यम की नंबर डाल के मोबाइल नंबर डालेंगे, 2 बार वो आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, वो ईमेल आईडी आपने केयरफुली डालना है। उस ईमेल आईडी को डालने के बाद एक जेड आईडी उस ईमेल आईडी के ऊपर विद पासवर्ड रिसीव हो जाएगा। उसी जेड आईडी को यूज करके, ये 2 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगता रजिस्ट्रेशन को। सिर्फ उद्यम का नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, 2 बार ईमेल आईडी डालना है। जैसे ही उसको आप ओके करोगे, यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा जेड आईडी। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जेड आईडी लिखा हुआ है, ZMSME040349। तो ये उसका एक यूनिक आईडी है, सबको एक यूनिक जेड आईडी और एक पासवर्ड दे दिया जाएगा। उस यूजर आईडी पासवर्ड को फिल करके आप लॉगिन कर लेंगे और ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी आगे, जैसे ही आप ब्राउज सेलेक्ट करोगे। इसका एक वीडियो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा। देन इस यूजर आईडी को डालने के बाद आप फोटो क्लिक करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव की सेल्फी की फोटो क्लिक करेंगे। देन उसके बाद साइड एक्सटीरियर की फोटो क्लिक करेंगे। साइड एक्सटीरियर में 2 फोटो क्लिक करनी है, एक तो बड़ी फोटो इस तरीके से वाइड एंगल की, दूसरी बोर्ड की क्लोजअप की फोटो। बहुत सारे यूनिट होंगे जहां पे ये बोर्ड लगा ही होगा, तो उस केस में आपने उसका नाम A4 साइज प्रिंट करके, A4 शीट के ऊपर नाम और एड्रेस प्रिंट करके पेस्ट करके उसकी फोटो खींच सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कहीं पे प्रिंटर ही नहीं है तो आप हाथ से लिख के भी A4 शीट के ऊपर यहाँ पे पेस्ट करके उसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं। देन प्रोडक्ट की फोटो आएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन की फोटो आएगी कि क्या है, क्या वो प्रोडक्ट एक्चुअल में। देन रॉ मटेरियल वहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन से रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वो आप इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इंडस्ट्री से लेके फिल कर सकते हो। देन वर्किंग एरिया की फोटो आएगी, इस तरीके से ये फोटो होगी। इतनी साफ सफाई ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि अभी इंडिया में उतना सफाई का इन्वायरमेंट नहीं है, तो जरूरी नहीं है इतनी साफ होनी चाहिए। आप जैसी भी फोटो होंगी वर्किंग एरिया की वाइड एंगल से खींचनी है ताकि वर्किंग एरिया प्रॉपर्ली दिखे कि कुछ काम हो रहा है वहाँ पे। देन टॉयलेट की फोटो आएगी, सेम यहाँ पे भी इतनी सफाई की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी साफ होगी तब भी चलेगा। तो टॉयलेट की एक अंदर की फोटो और एक बाहर की फोटो आपने क्लिक करनी है। देन रॉ मटेरियल के स्टोरेज एरिया की फोटो होगी, ये भी वाइड एंगल फोटोज लेनी है। प्रोडक्ट का स्टोरेज एरिया जो है उसकी फोटोग्राफ होगी। ISO 45001 सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगेगा, अगर नहीं भी होगा तो आप नो करके आगे जा सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसकी फोटो होगी, उसकी रिफिलिंग की डेट की फोटो होगी। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि नोब उसकी जो हो ग्रीन एरिया के अंदर हो, अगर वो रेड एरिया के अंदर है इसका मतलब वो रिफिल नहीं हुआ हुआ, तो ये ध्यान रखना है आपने कि वो रिफिल हुआ हुआ हो और उसकी नोब जो है वो रेड में नहीं हो, अदरवाइज उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाएगी। एम्प्लॉइज जो है उन्होंने कोई ना कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना हो। देन पोस्टर की फोटो होगी, ये अटेंडेंस शीट है, 2 अटेंडेंस शीट चाहिए होगी। फर्स्ट जो है वो सेफ्टी के ऊपर होगी, तो यहाँ पे नाम लिखेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन का, ट्रेनर का नाम लिखेंगे। ट्रेनर कोई भी उस इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, जो कोई सुपरवाइजर है, मैनेजर है, वर्कर है, उसका नाम आएगा। ट्रेनिंग टॉपिक में सेफ्टी आएगा। डेट एंड टाइम में कोई भी टाइम आप पुराना ले सकते हो, महीने पुराना। लोकेशन आप डाल देंगे। यहाँ पे नीचे पार्टिसिपेंट का नाम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और सिग्नेचर, और सबसे नीचे ट्रेनर के सिग्नेचर। ये फॉर्मेट आपने फिल करना है। ध्यान रखना है कि जो ट्रेनर है वो नीचे पार्टिसिपेंट्स में नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो ट्रेनिंग दे रहा है वो ट्रेनिंग ले भी रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑलरेडी अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास उन्होंने कोई पहले ट्रेनिंग कराई है सेफ्टी के ऊपर, उसका रिकॉर्ड भी ले सकते हैं, चाहे उसका फॉर्मेट ये ना भी हो तो भी चलेगा। बट अगर उसके पास ये नहीं है तो ये आप फिल करके उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे सेफ्टी के ऊपर। देन उसके बाद सेकंड जो है फॉर्मेट जो आपने फिल करना है वो है डिलीवरी का रिकॉर्ड। डिलीवरी का रिकॉर्ड अगर उसके पास कोई रजिस्टर है उसकी फोटो ले सकते हो, कोई और फॉर्मेट है उसकी भी फोटो ले सकते हो। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो आपने ये फिल करना है। कम से कम 2 कस्टमर इसके अंदर होने चाहिए, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, ऑर्डर की क्या डेट थी, पार्टी का क्या नाम था, प्रोडक्ट का क्या नाम है, क्वांटिटी कितनी है, कौन सी डेट को डिस्पैच हुआ और कौन सी डेट को डिलीवर हुआ। ये फॉर्मेट आपको दे दिया जाएगा। इसमें 2 कस्टमर्स की डिटेल फिल करके आपने इसकी फोटो ले लेनी है। देन ये सेम फॉर्मेट है, बट यहाँ पे ट्रेनिंग टॉपिक जो होगा वो क्वालिटी होगा। 24 से 48 घंटे में ये सर्टिफिकेट ब्राउज का मिल जाएगा आपको इंडस्ट्री को। एंड देन अगर कोई ऑब्जेक्शन लगता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई फोटो गलत डाल दी, उसके लिए 30 डे का टाइम दिया जाता है और 5 चांसेस होते हैं, 5 बार उस फोटो को ठीक करके डाला जा सकता है। जो भी ऑब्जेक्शन होगा, कोई 1 या 2 फोटो या कोई डिटेल्स जो है अगर गलत डल गई है तो उनको ठीक किया जा सकता है। उसके बाद वो चांस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 5 चांसेस ही दिए जाते हैं और 1 महीने का टाइम दिया जाता है। सिल्वर और गोल्ड के केस में इंडस्ट्री के पास 5 चांसेस होते हैं, 5 चांसेस होते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन उनका रह गया, जब वो असेसर आया उस टाइम पे उनके पास नहीं अवेलेबल था, तो वो दोबारा उसको डाल सकते हैं। उसके लिए 60 डेज का टाइम दिया जाता है।